Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. So this is part number 2 of chapter number 35 guided. So today our topic is specific attribute of the B lymphocyte system, humoral immunity and the antibodies. तो पहला पॉइंट है हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय द प्लाज्मा सेल. एज वी नो कि एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन हमारे पास प्लाज्मा सेल करता है, लेकिन इसका सारा प्रोसीजर वो बता रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि जब कोई भी एक ऐसा फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, जब हमारा फॉरेन पार्टिकल एंटीजन जो सा है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो जब मैक्रोफेजेस होते हैं लिम्फाइड टिश्यू के अंदर वो उसे फैगोसाइटोस कर लेते हैं, ठीक है, और एंड देन प्रेजेंट टू द एडजेसेंट बी लिम्फोसाइट्स. जैसे मैंने ये पहले भी बताया कि पहले जो एंटीजन आता है वो अब पहले मैक्रोफेजेस उस पर अटैक करते हैं, उसे पार्शली डाइजेस्ट करते हैं और फिर जो उसके रेमनेंट्स रह जाते हैं उनको वो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के सामने प्रेजेंट करते हैं. उनको कहते हैं कि भाई ये देखो ये आए हैं, ये इस तरह के एंटीजन आए हैं, तो तुम इसके अपने लिए एंटीबॉडीज़ इसके खिलाफ स्पेसिफिकली इसके लिए एंटीबॉडीज़ तुमने जैसी बनानी है तुम बना लो. लेकिन पहले उससे कौन निपटते हैं? पहले निपटते हैं हमारी बॉडी के मैक्रोफेजेस, ठीक है. और जो से हमें पता है कि बी लिम्फोसाइट्स हैं वो आगे कन्वर्ट हो जाते हैं एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स में, और जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो भी आगे हमारी बी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन में ही हेल्प करते हैं, ठीक है. अब अगले पॉइंट पे हम लोग बी लिम्फोसाइट्स को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जब एंटीजन जो सा है वो हमारे बी लिम्फोसाइट्स के पास आता है, तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं साइज़ में, और वो उनकी अपीयरेंस वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं इनटू लिम्फोब्लास्ट, ठीक है. लिम्फोब्लास्ट के अंदर फर्दर डिवीजन्स होती रहती हैं और जो लिम्फोब्लास्ट है ना वो हमारे पास प्लाज्मोब्लास्ट बन जाते हैं, ठीक है. और यहाँ पे देखो कुछ जब एंटीजन हमारे बी लिम्फोसाइट के पास आता है ना, तो कुछ जो सी बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इस तरह करते हैं कि अपने आप को एनलार्ज करके लिम्फोब्लास्ट में ले जाते हैं, और जो आगे फर्दर डिवीजन होती है प्लाज्मोब्लास्ट में बन जाते हैं. जो प्लाज्मोब्लास्ट होते हैं वो प्रीकर्सर्स होते हैं, हमें पता है, प्लाज्मा सेल्स के, क्योंकि जब प्लाज्मोब्लास्ट के अंदर ये होता है कि उसकी डिवीजन और होती है, उसके अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बहुत और प्रोलिफरेट करता है, जिस वजह से जो प्लाज्मोब्लास्ट है वो आगे जाके प्लाज्मा सेल्स बना देते हैं, ठीक है. और कुछ जो से हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स होंगे ना, उनके जो क्लोन्स होंगे वो दोबारा से बी लिम्फोसाइट्स ही बना देंगे, मतलब वो आगे उनकी डिवीजन नहीं होगी, वो पीछे ही रहेंगे, ठीक है. लेकिन उनको पता होगा कि ये स्पेसिफिक एंटीजन उनके पास आ गया है, उसको उनको मतलब उस एंटीजन की खबर होगी, ठीक है. तो जो से आगे हमारे पास ये प्लाज्मा सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हमें पता है कि आगे इनकी काफ़ी डिवीजन होती है और उससे हमारे पास क्या बन जाता है, उससे हमारे पास बनते हैं एंटीबॉडीज़. और प्लाज्मा सेल की इतनी रैपिड रेट में ये डिवीजन करता है, इतनी रैपिड रेट में ये एंटीबॉडीज़ बनाता है कि एक सिंगल जो प्लाज्मा सेल होता है वो तकरीबन 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज़ पर सेकंड बना सकता है, ठीक है. अगला ये पॉइंट है कि बाकी जो वो सेल, जो कुछ ऐसे सेल थे कि वो कह रहे हैं कि आ फ्यू ऑफ द लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ द क्लोन ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स डू नॉट गो टू फॉर्म द प्लाज्मा सेल. जैसे मैंने बताया पहले भी कि सारे के सारे प्लाज्मा सेल नहीं बनाते, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा सेल नहीं बनाते, ठीक है. और जो प्लाज्मा सेल नहीं बनाते वो उन्हीं का क्लोन जो सा है ना उसी के वो बी लिम्फोसाइट्स बना देते हैं, और वो उनके जो ओरिजिनल क्लोन होता है उसके साथ वो वहाँ पे रह लेते हैं. मतलब आगे साफ ज़रा है जब एंटीबॉडीज़ नहीं बनी तो उनका आगे क्या काम है, ठीक है. तो इस तरह से क्या होगी, इस तरह से ये होगी, जो बी लिम्फोसाइट्स की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है. और हमारे जितनी भी बॉडी के अंदर रिस्पेक्टिव एरियाज़ हैं टिश्यू या वो वहाँ पे सारों पे बी सेल्स की जो सी कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाएगी. और इस तरह के सेल को जो कि आगे डिवाइड होकर प्लाज्मा सेल नहीं बनाते बल्कि उन्हीं के क्लोन्स में चेंज, बीटा सेल के क्लोन में ही चेंज हो जाते हैं, तो उन सेल्स को हम लोग कहते हैं मेमोरी सेल्स. अच्छा, अब यहाँ पे ना ये पॉइंट है, देखें अब यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को देखें ना तो हमारी बॉडी में दो तरह के रिस्पॉन्स हो रहे होते हैं. एक होता है फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स और एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है. जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन दाखिल हुआ है, ठीक है, तो जब रिस्पॉन्स वो होगा ना फ़ौरन, उस रिस्पॉन्स को हम लोग कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है. जो ये मैक्रोफेजेस आगे बीटा सेल्स को बताते हैं, टी लिम्फोसाइट्स को बताते हैं, ये वाला जो प्रोसेस पहले होता है, ठीक है. और ये प्रोसेस ना साफ ज़रा इसको होने में टाइम लगता है. तो पहले जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर उसकी इंजेक्शन होती है तो पहले 10 दिन तो भैया अभी ये सारा प्रोसेस ही चल रहा है, कहाँ फिर एंटीबॉडी बनेंगे और कहाँ इन्वेडर्स के खिलाफ काम होगा. तो 10 दिनों के बाद जाके ये प्राइमरी रिस्पॉन्स शो होगा, ठीक है. लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्स अगर आप इस ग्राफ के लिहाज से देखें तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स रैपिड है, मतलब फ़ौरन हो जाता है और बहुत अच्छा ह्यूज अमाउंट में होता है, ठीक है. क्यों होता है ये? क्योंकि हमारी बॉडी में जो
मेमोरी सेल्स होते हैं, ठीक है, ये मेमोरी सेल्स। अब इन मेमोरी सेल्स को तो पहले ही पता है, अच्छा ये स्पेसिफिक एंटीजन आया है हमारी बॉडी के अंदर जो स्पेसिफिक है, इनको तो पता है कि स्पेसिफिक एंटीजन आया, तो इनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कब मैक्रोफेजेस जो से हैं वो हमें भेजेंगे एंटीजन्स, बताएंगे कि अच्छा इस तरह के रेड कलर के, मतलब फॉर एग्जांपल रेड कलर के एंटीजन्स आया तो हम बीटा सेल जो से हैं वो अपने रेड एंटीबॉडी स्पेसिफिकली बनाएगा। इनको तो पहले ही पता है, हमें इनको पता है कि अच्छा रेड कलर के आए हैं तो ये तो पहले से तैयार है, तो जैसे ही दोबारा दूसरा इंजेक्ट होगा इन एंटीजन का, तो जो मेमोरी सेल्स हैं वो रैपिड जो सा है परफॉर्म करेंगे अपना, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि एक प्राइमरी होता है रिस्पॉन्स और एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, इस सारे पैराग्राफ के अंदर ये उन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नेचर ऑफ एंटीबॉडीज़। जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, हम लोगों को पता है कि वो गैमा ग्लोबुलिन होती है, जिसे हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। और एंटीबॉडीज़ का जो वेट है, मोलिकुलर वेट है, वो हमारे पास 160,000 से लेकर 970,000 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक बात है कि जो हमारे पास एक एंटीबॉडी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, ठीक है, इसके पास हमेशा लाइट और हैवी पोलीपेप्टाइड चेन्स बना होता है, ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन से। और अगर हम बात करें कम से कम जो सी हमारे पास पोलीपेप्टाइड चेन है वो दो नहीं चाहिए, मतलब दो लाइट, दो पेयर होने चाहिए, दो लाइट और दो हैवी, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 हो सकते हैं एक, अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें, ठीक है। अब ये यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखें ये यहाँ पे ड्रॉ करके मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें, ये लाइट, ये एक हैवी चेन होगी और ये इसके साथ ये लाइट चेन होगी, ठीक है। अब ये जो सा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे भी मैंने शो किया हुआ है, ये देखें, ये जो एंटीबॉडी है इसी तरह का। अब इस एंटीबॉडी का जो ये पार्ट है ना, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। और जो ये वाला इसका हिस्सा है ना, ये हमारे पास है कांस्टेंट। अब आपने एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी कोई भी एंटीबॉडी आए, एंटीजन आएगा, तो वो इस वेरिएबल पार्ट के साथ अटैच होगा। वेरिएबल पार्ट के साथ क्यों अटैच होगा? क्योंकि जो ये वेरिएबल पार्ट होता है ना, इसकी आगे डिफरेंट शेप्स होती हैं। जैसे अगर हम लोगों ने पीछे भी ये देखें, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये देखें, ये इसका कांस्टेंट पार्ट है और ये वेरिएबल, ये देखें ये वेरिएबल है, तो ये देखें ये सेमी सर्कुलर है, ये स्क्वायर है और ये ट्रायंगल, तकरीबन ट्रायंगुलर शेप है। तो ये स्पेसिफिक देखें, अब हमें पता है कि एक स्पेसिफिक एंटीजन ने आगे स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ लगना होता है। तो किस वजह से वो स्पेसिफिक होता है? क्योंकि उनकी शेप्स, मतलब इस तरह करके, ये शेप्स तो वैसे उन्होंने कहा कि ये मेनली यहाँ पे बॉन्डिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक होती है। इसलिए जो मेन ये एमसीक्यूज जब भी आए कि एंटीजन ने आके एंटीबॉडी के किस पार्ट पे अटैच होता है, तो वो वेरिएबल पार्ट पे होता है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल पार्ट पे स्पेसिफिसिटी के लिए शेप्स होती हैं जो वहाँ पे जाके अटैच हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास वही बात होगी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडीज़ है। यहाँ पे बिल्कुल वही जो मैंने पहले अभी पिछले में डिफाइन किया है कि ये स्पेशल यूनिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स होती हैं। कहाँ पे? वेरिएबल पोर्शन पे होती हैं, दोनों हैवी और लाइट चेन के दोनों वेरिएबल पोर्शन पे होती हैं। और इनके जब एक एंटीजन जो सा आके एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है, तो उधर डिफरेंट तरह के बॉन्डिंग्स होती हैं, जिसमें हमारे पास हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग्स होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग्स होती हैं और वंडरवॉल फोर्सेस की बॉन्डिंग्स होती हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे स्पेसिफिक किस्म की बॉन्डिंग्स होती हैं, जिस वजह से एक स्पेसिफिक ही एंटीजन आके एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है, ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि के ए यहाँ पे हमारे पास अफिनिटी कांस्टेंट है, और इसकी इक्वेशन देखें, कंसंट्रेशन ऑफ द बाउंड एंटीबॉडीज एंटीजन और कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीबॉडी और कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीजन। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे तो हमारे पास जो सा अफिनिटी कांस्टेंट है वो ज़्यादा होगा। ये इक्वेशन का तो पता है हमें कि किस तरह से इक्वेशन को हम लोग करते हैं, ठीक है। और अगली हमारे पास पॉइंट है 5 जनरल क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज़ की 5 जनरल क्लासेस, एंटीबॉडी जो सी है उसकी 5 जनरल क्लासेस हैं। IgM, ये इन्होंने बताया हुआ है, IgG, IgA, IgD, IgD, IgE एंड IG। IG हमें पता है इम्यूनोग्लोबुलिन से स्टैंड करता है, स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने आगे फर्दर ना 3 को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। स्पेसिफिकली उन्होंने अब वो कह रहे हैं कि IgG जो एंटीबॉडी होती है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, 75% होती है, ठीक है। क्यों ये ज़्यादा होती है? क्योंकि वो ये भी बता रहे हैं कि इसकी जो नेचर होती है वो बाइवेलेंट होती है। बाइवेलेंट नेचर का भी मैं आगे आपको बताती हूँ क्या होता है। और दूसरा जो एंटीबॉडी है वो IgE है। IgE एंटीबॉडी जो है वो मेनली ज़्यादा कहाँ पे होता है? स्पेशली इन्वॉल्व होता है एलर्जी में। और जो IgM एंटीबॉडीज़ है ना, ये IgM एंटीबॉडी जो है ये हमारी बॉडी में इफेक्टिव होता है इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट
इन्वेडर्स। क्यों? क्योंकि इसके पास 10 बॉन्डिंग साइट्स होती हैं। साफ सारा जितनी ज़्यादा बाइंडिंग साइट्स होंगी उतने ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी के साथ अटैच होंगे, उतनी ज़्यादा एंटीजन की मतलब ख़त्म होंगे या उनको किल किया जाएगा। तो इस वजह से जो IgM है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, अगला हमारे पास पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ दो तरह से हमारी बॉडी में एक्शन इन करती हैं। ठीक है, पहला तो ये है कि डायरेक्ट चले जाएंगी। ठीक है, डायरेक्ट जाके इन्वेड करेंगी अटैक इन्वेडर्स पे। दूसरा ये है कि एक ये एक्टिव करती है सिस्टम को, जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, पहले पॉइंट को अगर हम डिफाइन यहाँ पे करने की कोशिश करें, जो सा ये है कि डायरेक्ट अटैक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्योंकि बाइवेलेंट नेचर, जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि मैं आपको बताती हूँ बाइवेलेंट नेचर क्या होता है। बाइवेलेंट नेचर ये देखिए, ये जो इनसे ये रेड कलर के शो किए गए हैं, ये यहाँ पे एंटीबॉडीज़ हैं। ये देखिए, ये बता रहे हैं रेड कलर के एंटीबॉडीज़ हैं, ये जो पिंक कलर के हैं ये एंटीजन है। अब ये देखें, जो एक एंटीबॉडी है ये दो एंटीजन को अपने साथ अटैच कर सकती है। ठीक है, तो एक एंटीबॉडी बाइवेलेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द बाइवेलेंट नेचर ऑफ द एंटीबॉडीज एंड मल्टीपल एंटीजन साइट्स ऑन मोस्ट ऑफ द इन्वेडिंग एजेंट, द एंटीबॉडीज कैन इनएक्टिवेट द इन्वेडिंग एजेंट ऑन द सेवरल वेज। मतलब कि मुख्तलिफ तरह से ये एक इन्वेडिंग एजेंट्स को इनएक्टिवेट कर सकती है। सबसे पहले नंबर पे क्या करेगी एंटीबॉडी जो है ना, वो एग्लूटिनेशन करेगी। एग्लूटिनेशन क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्वेडर्स है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, उनके ऊपर एंटीजन अटैच होता है, ये उनको क्या करती है, उन दोनों को बाउंड कर देती है और उनका एक लम्सा बना देती है। ठीक है, उनको एग्लूटिनेशन कर देगी। दूसरा प्रेसिपिटेशन कर देगी। प्रेसिपिटेशन के अंदर क्या करेगी कि जो सोल्यूबल एंटीजन्स होते हैं ना, उनको ये लार्ज कर देती है और फिर वो इनसोल्यूबल हो जाते हैं, ये पार्टिसिपेट्स कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के अंदर ये है कि उनकी जो टॉक्सिक साइड होती है ना एंटीजन की, ये उनको कवर कर देती है। उनकी टॉक्सिक साइड को कवर कर दिया तो बेचारों ने क्या ही काम करना है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर चौथा पॉइंट जो है वो लाइसिस। लाइसिस ये है कि उनकी मेम्ब्रेन पे अटैक करती है और रैप्चर कर देती है जो भी इन्वेडिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो सा सिस्टम है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि हमारी बॉडी को मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्ट कर सके किसी भी इन्वेडर से। सो हमारे एंटीबॉडीज़ के पास दूसरा एक सिस्टम है जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करें, वो कह रहे हैं कि मेजर जो उनसे है ना वो हमारे पास तकरीबन ये देखिए C1 से C9 और फिर जो सा B और D ये वाले इंक्लूड है। अच्छा, यहाँ पे ना एक पॉइंट है जो क्लियर करना होगा कि ये देखिए कि जब हमारे पास एक एंटीजन एंटीबॉडी के साथ आके अटैच होती है, ठीक है, जब एक एंटीजन एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाएगी तो ये देखें, ये जो सा कांस्टेंट एज का पोर्शन है ना एंटीबॉडी का, कांस्टेंट पोर्शन पे एक रिएक्टिव साइड होती है। ठीक है, जहाँ रिएक्शन साइड होती है तो पहले तो वो कवर होती है, लेकिन जैसे ही एक एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी के साथ आके अटैच होता है तो जो कांस्टेंट पोर्शन पे एक रिएक्टिव साइड होती है ना वो एक्सपोज होती है। और जब वो रिएक्टिव साइड एक्सपोज होती है ना, तो जब रिएक्टिव साइड एक्सपोज होती है तो वहाँ पे C1 जो मॉलिक्यूल है ना वो अटैच हो जाएगा। और C1 मॉलिक्यूल जब अटैच होता है तो एक पाथवे स्टार्ट हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लासिकल पाथवे। ठीक है, अब क्या करेगा, अब इस पाथवे को अगर हम लोग देखें, ये देखिए जब एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है तो जो C1 है वो C1 डैश में चेंज हो जाएगा। ठीक है, C1 डैश मतलब अटैच हो जाता है किसके साथ, कांस्टेंट पोर्शन के साथ हमारे एंटीबॉडी की। अब C1 डैश जो है वो C4 और C2 का रिएक्शन कराएगा और ये C4 2 डैश और C4A डैश बन जाएगा, C4A बनेगा, सॉरी, C4 2 डैश जो है वो C3 को चेंज करवाएगा C3B डैश में प्लस C3A में। अब जो C3B डैश है यहाँ पे वो वो चेंज करवाएगा C5 को C5B डैश में और C5A में। अब जो C5B डैश है वो रिएक्शन करवाएगा C6 में C7 में और ये बन जाएगा C5B67 डैश। अब ये C5B67 डैश C8 और C9 में रिएक्शन करवाएगा और ये बन जाएगा C5B6789 डैश। ठीक है, और ये आगे क्या करेगा, ये लाइसिस ऑफ सेल करेगा। जैसे मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कौन से इंक्लूड होते हैं, प्रोटीन C1 से C9 तक और फिर B और D। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इस पूरे साइकिल में C1 से C9 तक ये देखिए एंड तक यूज़ हो रहे हैं। और B और D जो उनसे है वो जब C3 जो सा C4 2 है वो C3 को चेंज करवाएगा C3B डैश में C3A में। तो जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस B और D वो यहाँ पे प्रोटीन्स यूज़ हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे बात यह है कि इसका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का क्या काम है, ये कैसे
करवाता है किसी भी एंटीजन को उसकी डिस्ट्रक्शन में काम, या फिर कैसे ये अपना काम यहाँ पे करता है, हेल्प आउट कैसे करता है एंटीबॉडी को, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स साइकिल के इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं, सबसे नंबर 1 पे जो हमारे पास C3b है ना, C3b क्या करेगा, ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस। ऑप्सोनाइजेशन ये होता है कि एक एंटीजन को आइडेंटिफाई करना, अच्छा भाई ये स्पेसिफिक एंटीजन है, इसके खिलाफ ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी काम करेगा। और फैगोसाइटोसिस तो पता है कि मतलब उसको इनगल्फ कर देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। और जो हमारे पास ये एंड प्रोडक्ट था C5b 6 7 8 9, ये क्या करवाता है, ये हमारे पास जो एंटीजन होता है उसकी लाइसिस करवा देता है। पहले भी मैंने ये लाइसिस के बारे में बताया क्या होता है। और हमारे पास बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करवाते हैं, और करवाते हैं एग्लूटिनेशन करवा देते हैं जैसे मैंने अभी बताया, और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वायरसेस करवा देते हैं, कीमोटैक्सिस स्पेसिफिकली C5a जो है वो इनिशिएट करता है कीमोटैक्सिस को, ठीक है। और उस छठे नंबर पे क्या करेंगे, एक्टिवेशन करेंगे मास्ट सेल और बेसोफिल की। जैसे हमने पिछले भी पढ़ा है कि मास्ट सेल और बेसोफिल्स क्या करते हैं, ये हमारे पास रिलीज़ करते हैं हिस्टामाइन को, हिपरिन को, और दूसरे अदर जो लोकल फ्लूइड्स वगैरह हैं उनको ये रिलीज़ करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है और इस तरह के बाकी सारे काम होते हैं जैसे हमने पिछले टॉपिक्स पे किया है, ओके। और 7वें नंबर पे क्या करेंगे, इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट करेंगे। इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट हमने पहले भी पढ़ा था। इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट में क्या होता है, मेनली ये होता है कि ब्लड जो फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, कैपिलरी की लीकेज हो जाती है प्रोटीन की, और इंस्टीशियल जो सब फ्लूइड होता है प्रोटीन का वो कोगुलेट होना शुरू हो जाता है टिश्यू स्पेसिस के अंदर। इस तरह के मुख्तलिफ काम ये करना शुरू कर देगा एंटीजन में, जिससे एंटीजन की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, स्पेशल एट्रीब्यूट्स ऑफ द टी लिम्फोसाइट सिस्टम, एक्टिवेटेड टी सेल एंड द सेल मीडिएटेड। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपॉन एक्सपोजर टू द प्रॉपर एंटीजन एज रिप्रेजेंटेड इन द एडजेसेंट मैक्रोफेजेस sorry, T lymphocytes of a specific lymphocytes clone proliferate and release a large number of activated, specifically releasing the T cell in a ways that parallel antibody released by the activated B cell। वो कह रहे हैं कि देखो जैसे ना बी सेल के अंदर तो ये होता है, बी सेल के अंदर पहले ये होता है मेनली जो बी सेल होते हैं वो आगे मैच्योर होके हमारे पास एंटीबॉडी बनती है, और जो एंटीबॉडी है ना वो जाके काम करेगी एंटीजन के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे अगर हम टी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो टी लिम्फोसाइट्स में किसी भी स्पेसिफिकली एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं होती। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो बस एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स बना देंगे, और जो एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो आगे जाके अपना रोल प्ले करते हैं। वो साफ ज़रा है वो जाते हैं कैपिलरी से टिश्यू स्पेसिस में, उसके बाद वो लिम्फ में जाते हैं, उसके बाद ब्लड में, और अगेन मतलब इस तरह से उनका सर्कल चलता रहता है। इस तरह से उनका सर्कल चलता रहता है, और वो हमारी बॉडी को इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। उनको किसी भी एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब एंटीबॉडी नहीं आगे बनाते, ठीक है। जिस तरह से बी लिम्फोसाइट्स में होता है ना, सेम उसी तरह से ना, जूम कर ले, जिस तरह से बी लिम्फोसाइट्स में होता है ना, सेम उसी तरह से टी लिम्फोसाइट्स में भी होता है। बस बी लिम्फोसाइट्स में ये है कि वो आगे एंटीबॉडीज़ नहीं बनते, बस वो एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स ही बन जाते हैं। तो इसी तरह जैसे बी सेल्स में होता था कि जो उनसे कुछ सेल्स हैं वो आगे प्लोरिफरेट करेंगे और वो आगे बना देंगे लिम्फोब्लास्ट वगैरह बना देंगे, लेकिन कुछ सेल्स जो हैं वो मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, मतलब उन्हीं के क्लोन्स में चेंज हो जाते हैं, बी सेल्स के क्लोन्स में। इसी तरह होगा कि टी सेल्स में से कुछ तो आगे चले जाएंगे जो कि आगे हमारे बॉडी को इन्वेडर्स के पे अटैक करेंगे, लेकिन कुछ जो उनसे बी लिम्फोसाइट्स हैं ना वो मेमोरी सेल्स में चेंज होते हैं। और मेमोरी सेल्स में चेंज होंगे तो फिर वही काम है कि मेमोरी सेल्स में चेंज होंगे तो वो उन्हीं टी लिम्फोसाइट्स के क्लोन्स के अंदर जाके शामिल हो जाएंगे, टी लिम्फोसाइट्स की तादाद बढ़ जाएगी, और पहला जब रिस्पॉन्स होगा फिर तो हमें पता थोड़ी सी देर होती है, लेकिन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में पहले से मौजूद हमारे पास जो है मेमोरी सेल्स टी लिम्फोसाइट्स के पड़े होंगे, तो कोई भी सेकेंडरी इंजेक्शन होगा तो ये फौरी तौर पे काम करेंगे और ये उनकी डिस्ट्रक्शन में रोल प्ले करेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल वैसे बी लिम्फोसाइट्स की तरह वाला होता है यहाँ पर। अब अगला हमारे पास पॉइंट क्या पे है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल MHC प्रोटीन एंड एंटीजन रिसेप्टर्स ऑन द टी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि जो से टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना वो तो उनको पता होता है कि अच्छा ये वाला स्पेसिफिक एंटीजन आ रहा है, हमने उनको जैसे ही पता चलता है कि स्पेसिफिक एंटीजन आया उसके खिलाफ अपने एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और अपनी जनाब फौज को तैयार करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये टी लिम्फोसाइट्स हैं ना, ये बड़े बादशाही मतलब शाहाना इनका रवैया, इनको कोई पता नहीं होता कि अच्छा अपने ही ये मज़ों में होते हैं, इनको कोई पता नहीं होता कि अच्छा हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन आ गया और इस एंटीजन के खिलाफ हमने काम करना है, ये अपने मस्ती में होते हैं। इनको कौन बताता है, यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं MHC प्रोटीन। MHC प्रोटीन इनको हम लोग कहते हैं
कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ये करेंगे कि स्पेसिफिकली जो एंटीजन आया है, इनको पता होगा अच्छा ये वाला एंटीजन तो इस भाई टी साहब का है, और टी साहब तो अपनी मौजों में बैठे हुए टी सेल्स से हैं, तो ये क्या करेंगे, ये स्पेसिफिक जो से हमारे पास MHC प्रोटीन है, ठीक है, ये उस एंटीजन को लेंगे और उस टी सेल के पास बारी बारी टी सेल्स के पास लेके जाएंगे कि सर ये आपका तो नहीं है, क्या आपने तो नहीं इसके खिलाफ काम करना। फिर टी सेल्स कहेंगे या हाँ ये तो हमारा था, तो फिर वो उसको लेंगे। मतलब इनको एक हेल्पर की ज़रूरत होती है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास MHC प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये फिर जाके टी लिम्फोसाइट्स को देंगे और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो साफ ज़रा उसके खिलाफ काम करेंगे। और यहाँ पे वो आगे बात करेंगे 3 मेजर टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, एक मैक्रोफेज होता है, एक बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट, आर लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड देयर ओनली नॉन फंक्शन इज प्रेजेंट एंटीजन टू द टी सेल्स। मतलब वो बता रहे हैं अब ये MHC भी 3 तरह के होते हैं, यहाँ पे उन्होंने वो बताया, एक मैक्रोफेजेस होते हैं जो MHC में इंक्लूड होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और एक डेंड्राइटिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमें बताया कि डेंड्रिटिक्स जो से हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये थ्रू आउट द बॉडी बढ़ाते हैं। आगे बात ये है कि जो MHC है ना भाई, इनके पास भी बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने अपनी आसानी के लिए अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक MHC1 प्रोटीन, एक MHC2 प्रोटीन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जो MHC1 प्रोटीन होंगे वो जाएंगे सिर्फ हमारे पास साइटोटॉक्सिन टी सेल्स को बताएंगे अच्छा कि ये वाला एंटीजन उनको रिप्रेजेंट करेंगे कि अच्छा ये वाले क्या प्रेजेंट करेंगे, ये वाले एंटीजन तुम्हारे हैं, तो वो फिर उनको पता लगेगा अच्छा है या नहीं है। और जो MH2 है ना, ये करेंगे किनको, ये एंटीजन करेंगे सिर्फ टी हेल्पर सेल्स को, ठीक है। इन्होंने मतलब अपने आप की डिवीजन स्टार्ट कर दी है। आगे वो ये कह रहे हैं कि द एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बाइंड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल ऑन द सर्फेस ऑफ द टी सेल इन द सेम वे दैट द बाइंड विद द प्लाज्मा प्रोटीन एंटीबॉडीज। मतलब वही बात करें कि स्पेसिफिक जब उनके पास चला जाता है एंटीजन, तो वो अपने साथ उसको बाइंड कर लेते हैं और आगे जो उसकी डिस्ट्रक्शन में काम करना होता है वो कर लेते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पे ये पॉइंट बता रहे हैं कि तकरीबन 1 लाख रिसेप्टर साइट होते हैं एक सिंगल टी सेल के ऊपर। सो नेक्स्ट जो इसका पार्ट रह गया चैप्टर का, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए